welcome to AB Hub. This is my first video. CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। हम इस हैंडआउट्स का मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो कि लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक का सिलेबस है। मैं इस पूरे मिड टर्म के सिलेबस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। ये सब क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज तीनों इसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। चले आए सबसे पहले लेक्चर 1 करते हैं। लेक्चर 1 में है व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट वो होता है जो आप कुछ चाहते हो, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। जैसे कोई यूज़र चाहता है कि आप सॉफ्टवेयर बनाओ, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक वो होता है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्यों उसकी ज़रूरत होती है? रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बेसिस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए। अब रिक्वायरमेंट चैलेंजेस है। आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो भी आपकी मर्जी है। अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इतना कोई वो नहीं है कि पेपर्स में आ जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है रिक्वायरमेंट टास्क। दो होती है, एक होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। इनपुट का सबको पता होता है, इन करना, और आउटपुट आउट करना, बाहर। मतलब कि जैसे आप किसी को मैसेज करते हो तो वो इनपुट है, और कोई आपको उसका रिप्लाई कर देता है तो वो आउटपुट है। आगे ये रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है। द सिस्टम शैल अलाउ यूजर टू सर्च फॉर एन आइटम बाय टाइटल, ऑथर और बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। कि जो द सिस्टम है ना, वो अलाउ करता है यूजर को कि वो सर्च कर ले आइटम, ठीक है, उसके टाइटल से, उसके ऑथर से। तो ये आपने कर लेना। आगे है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है। व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। पहले हम इसके एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है ना वो न्यू एरिया था। कब स्टार्ट हुआ? 1993 में। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम जो है वो हेल्ड हुआ था ऑन आरई इन 1993। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, और जब मेरा भी ये पेपर हुआ था तो मुझे भी ये आया था। तो आपने ये लाजमी डेट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिव टू इलिसिट, स्पेसिफाई एंड एनालाइज। अब आपको मैं बताती हूँ, ये तीन आपने मेन जो है वो नाम याद रखने हैं। इलिसिट, अब जैसे आप घर बनवाना चाहते हो तो आप आर्किटेक्ट को कहते हो कि मैंने घर बनाना है। तो आर्किटेक्ट जो है ना वो आपसे पूछता है कि कितने कमरे बनाने हैं, तो वो इलिसिट है। और जब उसने आपने बता दिया 3 कमरे बनाने हैं, तो फिर जो आर्किटेक्ट है ना वो ड्रा करता है पेज पर कि जो आपने नक्शा बताया ना वो पेज पे ड्रा कर लेता है, तो वो स्पेसिफाई है। पहले आर्किटेक्ट ने आपसे पूछा कि कितने कमरे बनाने हैं, तो वो इलिसिट है। फिर उसने वो सारा नक्शा जो है वो कागज़ पे ड्रा किया, तो वो स्पेसिफाई है। फिर उसने एनालाइज किया कि क्या ये सारा नक्शा, ये कमरे जो है इतनी सी जगह में बन जाएंगे, तो ये एनालाइज होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपने ये नाम याद रखनी है, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आते हैं। अब यही डेफिनेशन है इसकी। रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर क्लाइंट यूजर दैट शैल बी परफॉर्म बाय अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इसमें सिर्फ ये होगा कि सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, जिसमें आपने उसको इलिसिट भी करना है, स्पेसिफाई भी करना है, एनालाइज भी करना है। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसकी ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि 26% जो है ना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वो कंसिडर्ड हुए थे सक्सेस, और 74% फेल्ड हुए थे, और 56% जो है एरर्स सॉफ्टवेयर में थे वो ट्रेस्ड बैक हुए थे। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। वो ये हैं, ये आपने नाम लाजमी याद कर लेना, ये पेपर में आ चुके हैं तो आपने इसको याद कर लो। पहला है सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटीज, फ्रिक्वेंट चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट्स, आउटसोर्सिंग ऑफशोर प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एरर्स, कॉज ऑफ फेलर्स। यहाँ तक हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। लेक्चर 1 में जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है वो आपने सारा कर लेना है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, उसकी इम्पोर्टेंस और एमसीक्यूज के हवाले से जो मैंने कुछ बताया वो आपने सारा कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स, जो कि ये है की करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स। इसमें टोटल 8 हैं, आपने सारे कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। पहला फिजिबल, वैलिड, अनएम्बिजियस, वेरीफिएबल, मॉडिफिएबल, कंसिस्टेंट, कंप्लीट एंड ट्रेसिएबल।
तो सबसे पहले है फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है, जब मेरा पेपर था तभी ये मुझे आया था। तो फिजिबिलिटी क्या होता है, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम रियलिस्टिक और पॉसिबल। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है फिजिबल। रिक्वायरमेंट इज फिजिबल इफ इट इज इम्प्लीमेंटेबल विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर सके इस गिवन कंस्ट्रेंट में, लाइक बजट में, टाइम में, अवेलेबल टेक्नोलॉजी में। अच्छा, मुझे जो इसका क्वेश्चन आया था वो कह रहे थे कि फिजिबिलिटी की ना रिसोर्सेज बताओ, कंस्ट्रेंट और रिसोर्सेज। तो इसके 3 हैं, बजट, टाइम, अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आपने ये कर लेना है। इसके देखिए उन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर से ही आपको किस तरह का क्वेश्चन बना कर दे दिया। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वो डेफिनेशन कर लेते हैं रट्टा लगाकर, बीच में कुछ वर्ड्स छोड़ देते हैं, ना समझते हैं क्या डेफिनेशन थी। तो जब उनको इस तरह क्वेश्चन बन के आता है ना कि रिसोर्सेज बताओ, तो वो सोच रहे होते हैं ये कहाँ से दी है। तो ये देख लें डेफिनेशन, ये रिसोर्सेज है, आपने लाजमी कर लेनी है। इसके साथ एग्जांपल भी आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें से जो मुझे क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बता दिया, और पास्ट पेपर में भी यही डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड। अब हमने पहला पॉइंट कर लिया था की कैरेक्टरिस्टिक, अब है दूसरा है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, इसका मतलब है करेक्ट। कोई भी चीज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट शुड बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ द रिक्वायरमेंट इज वन दैट सिस्टम शैल मीट। जो रिक्वायरमेंट है वो वैलिड होनी चाहिए अगर और सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट जो है वो इज वन, एक हो, जिससे सिस्टम जो है वो मीट करे, वो है रिक्वायरमेंट वैलिडिटी। मतलब कि करेक्ट होनी चाहिए आपकी। अगला पॉइंट है अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट। अनएम्बिगियस क्या होता है, इफ अ रिक्वायरमेंट हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। जिस रिक्वायरमेंट में जो है सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन हो, उसको हम कहते हैं अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट। इसकी जो सोर्स है एम्बिगिटी की, वो नेचर लैंग्वेज है। अच्छा तो हम अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट कर रहे थे। If a requirement has only one interpretation, then it is called unambiguous requirement। और इसकी जो सोर्स है वो है नेचर लैंग्वेज। ये मुझे पेपर में आया था, अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बतानी थी, उसकी सोर्स बतानी थी। अच्छा, ये सोर्स मुझे एमसीक्यूज में भी आई थी, पूछी थी कि क्या है, और मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन के आया था कि डेफिनेशन लिखो, सोर्स लिखो और इसकी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ये है इसकी, तो आपने साथ इसकी एग्जाम्पल कर लेनी है, ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, इसकी सोर्स भी याद कर लेनी है। अगला है रिक्वायरमेंट मॉडिफिएबिलिटी। रिक्वायरमेंट्स आर मॉडिफिएबल इफ एनी चेंजेस कैन बी मेड टू द रिक्वायरमेंट इजीली, कंसिस्टेंटली एंड कंप्लीट। वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट जो है वो मॉडिफिएबल होगी अगर कोई भी चेंज जो है वो बना दे, रिक्वायरमेंट को इजीली बना दे, कंसिस्टेंटली बना ले और कंप्लीटली बना दे, विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज किए बगैर। क्या चेंज किए बगैर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट को कोई भी चेंज किए बगैर उसको इजी बना दे, कंसिस्टेंट, कंप्लीट, तो वो मॉडिफिएबिलिटी है। इसके साथ अब हम करते हैं कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट। अगला पॉइंट है ये कंसिस्टेंट। आर रिलेशन अमंग टू और मोर रिक्वायरमेंट। ये रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा रिक्वायरमेंट का। आर रिक्वायरमेंट इज कंसिस्टेंट इफ इट डज नॉट कंट्राडिक्ट और इन कन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट। जो ये रिक्वायरमेंट है ना, कंसिस्टेंट है अगर, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई एक यूज़र है वो कुछ और कह रहा है और दूसरा यूज़र कुछ और कह रहा है, तो दोनों में जो है वो कन्फ्लिक्ट्स आ गए। तो जब दोनों में कन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर एक यूज़र और दूसरा यूज़र दोनों सेम बात कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट पर हैं, तो वो कंसिस्टेंट है। बस यही बात है कि उनमें कन्फ्लिक्ट आ गया तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट तब है जब इसमें कंट्राडिक्ट्स और कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है। अब है कंप्लीट रिक्वायरमेंट। कंप्लीट का मतलब है मुकम्मल, ऑल। आर रिक्वायरमेंट शुड बी प्रेजेंट फॉर ऑल कंडीशन दैट कैन अकर। रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए तमाम कंडीशन के लिए, तो वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट है ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट्स आर ट्रेसेबल इफ द सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। ट्रेसेबल का मतलब है आइडेंटिफाई करना। मतलब कि रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेसेबल तब होंगी जब अगर जो सोर्स है ना रिक्वायरमेंट का वो हम आइडेंटिफाई कर लें, तो वो ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 हम करने से पहले काइंडली आप मेरा लेक्चर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, एबी हब। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी और आप जब पेपर देकर आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए लेक्चर नंबर 3 करते हैं। इसकी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो टोटल 5 हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, इनवर्स रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट। ये इसकी टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने 5 की 5 करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है फंक्शन रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज। ये जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है ना, ये डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम क्या करेगा, व्हाट द सिस्टम डज। फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो शुड बी कंप्लीट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसके एग्जांपल है कि यूज़र जो है वो इस काबिल है कि वो इसको सर्च कर सके, डाटाबेस, किसी भी डाटाबेस, कोई भी डाटा हो सकता है, वो पेशेंट का कोई भी। तो वो किसी का डाटा सर्च कर रहा है, जैसे पेशेंट का कर रहा है, तो पेशेंट में वो कोई एडमिट पेशेंट हो सकता है, कोई पेशेंट जो है वो अस्थमा का हो सकता है। तो ये वो जो यूज़र है वो इस काबिल है कि वो सर्च कर सकता है। आगे है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जिसमें हाउ द सिस्टम सपोज टू बी, कि कैसे सिस्टम करेगा। तो ये है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और ये मुझे एमसीक्यूज आ चुका है, क्वालिटी फैक्टर, डिज़ाइन क्राइटेरिया, मेट्रिक। मुझे ये डेफिनेशन दी हुई थी और पूछा था ये कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो आपने कह देना है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये आपने याद लेना है। फंक्शनल में व्हाट द सिस्टम डज है, नॉन में हाउ द सिस्टम सपोज। नेक्स्ट है दे इंक्लूड कंस्ट्रेंट। अब ये भी आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, पास्ट में भी आया हुआ है कि कंस्ट्रेंट कौन सी हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। पहली है टाइमिंग, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेबिलिटी, एक्यूरेसी, डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड ईटीसी। ये नॉन फंक्शनल के कंस्ट्रेंट हैं। अब है डोमेन रिक्वायरमेंट्स। Requirements that come from the application domain and reflect fundamental characteristic of that application domain। जो requirements है ना, वो application domain से आए और reflect करें fundamental characteristic के application domain के, वो होते हैं domain requirements। ये जो है ना, ये domain requirement ये both हैं, functional भी हैं और non functional भी हैं। इसकी example है most bank do not allow overdraft on some accounts, on most account। जो काफ़ी ज़्यादा बैंक है ना, वो अलाउ नहीं करते कि वो ओवरड्रा करें मोस्ट अकाउंट पर। ताहम मोस्ट बैंक अलाउ, और कुछ जो है मोस्ट बैंक अलाउ अलाउ कर देते हैं कि वो अकाउंट पर ओवरड्रा कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है डोमेन। अब देखो फंक्शनल भी इसमें आ गया और नॉन फंक्शनल भी आ गया, दोनों उसने बता दिए। अब है इनवर्स रिक्वायरमेंट। दे दे एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम शैल नॉट डू। उसमें था व्हाट द सिस्टम, नॉन फंक्शनल में था हाउ द सिस्टम, और इनवर्स में है सिस्टम शैल नॉट डू, क्या वो नहीं करेगा। व्हाट द सिस्टम शैल नॉट डू, सिस्टम क्या नहीं करेगा। तो आप कोई भी उसको बता सकते हो। आप जैसे द सिस्टम शैल नॉट यूज रेड कलर इन द यूजर इंटरफेस, जो सिस्टम है वो रेड कलर यूज नहीं कर सकता। आप ये भी कह सकते हो द सिस्टम शैल नॉट यूज पिंक कलर। तो ये इनवर्स रिक्वायरमेंट है। लास्ट है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट। डिज़ाइन से ही आपको पता लग रहा है डिज़ाइन करना हमने। अब दे आर डेवलप गाइडलाइंस। आपको गाइडलाइंस जो है वो डेवलप करके दी जाए जिसमें डिज़ाइनर जो है वो वर्क करे लेकिन इन गाइडलाइंस के अंदर रहकर, तो वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट। अब इसकी एग्जांपल है द सिस्टम शैल बी डेवलप। अब इसमें वो गाइडलाइन दे रहा है कि आप जो है वो डेवलप करो, क्या यूज़ करके, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म, मतलब कि आपने यही यूज़ करना है, यही गाइडलाइन है। ऐसे इसमें भी ये गाइडलाइन है कि आपने यूजिंग करना है ओपन सोर्स टूल, और उसको वो रन करेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है। आ प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। प्रोसेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट से आउटपुट की तरफ। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस।
The process involved in developing the system requirement collectively called requirement engineer process। जो प्रोसेस है ना उसमें इन्वॉल्व हो के डेवलप किया जाए सिस्टम रिक्वायरमेंट को कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाए, वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये किन पे डिपेंड करता है, ये इन पे करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ये डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की जो जेनरिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो ये 4 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, एनालिसिस, वैलिडेशन, मैनेजमेंट। बाकी ये स्किप कर दें आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लेक्चर नंबर 4 है, जो हमने अभी पीछे की हैं जेनरिक एक्टिविटीज़। वो पहली है रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन क्या होता है? इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी मेथड है रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के, ये भी आपने याद करने हैं। इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, ये मुझे ये एमसीक्यूज भी आ चुका है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपने ये याद करनी है। उसके अलावा इसमें से और भी क्वेश्चन बन के आए हुए थे कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन में कौन कौन से मेथड आए। ये इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, ये तीनों आए हुए थे, तो आपने ये लास्ट में कर लेने। अब रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के फैक्टर क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आ चुका और ये मुझे भी आया था। फैक्टर्स होते हैं बिजनेस प्रोसीजर, रिसोर्स अवेलेबल, प्रोजेक्ट टाइप, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। अच्छा, ये मुझे उन्होंने कोई से 2 पूछे थे, आप चारों कर लो, कोई 3 भी पूछ सकता है, तो आपको आ जाए तो अच्छी बात है। ये अपने फैक्टर लास्ट में कर लेने, इंपॉर्टेंट। आगे है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जो रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक है ना उसकी आगे से टाइप्स हैं, 4 हैं, 4 टाइप्स हैं। 4 की 4 आपने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली है ट्रेडिशनल टेक्निक, कंटेक्चुअल टेक्निक, कोलैबोरेटिव ग्रुप टेक्निक और कॉग्निटिव टेक्निक। अब ट्रेडिशनल टेक्निक में ये इंटरव्यूज आते हैं, क्वेश्चन सर्वे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस आता है। ये आपने वर्ड टू वर्ड याद कर लेने हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी। लॉन्ग में सारे आ सकते हैं, शॉर्ट में आपको कोई एक पूछ सकते हैं, उसकी आपने ये बतानी होगी टेक्निक्स। और एमसीक्यूज में आपको पॉइंट दिए होंगे, कुछ कंटेक्चुअल के दिए होंगे, इंटरव्यूज के दिए होंगे, तो आपने करने हैं। अब अगला है, अब हम जो हमने ट्रेडिशनल टेक्निक पढ़ा था ना उसमें हम इंटरव्यूज के बारे में पढ़ते हैं। इंटरव्यूज क्या होती हैं? इंटरव्यूज बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो वर्बल मेथड होता है, इजी होता है, इफेक्टिव होता है और मोस्ट एम्प्लॉयड होता है। इंटरव्यूज की भी आगे से टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक स्ट्रक्चर क्लोज इंटरव्यू है, एक सेमी स्ट्रक्चर है और एक अनस्ट्रक्चर ओपन इंटरव्यू है। अब जो स्ट्रक्चर क्लोज इंटरव्यू होते हैं ना वो प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, मतलब उनमें कोई जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया नहीं होता, जो सेट कर दिया वही होता है। और जो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं प्री डिफाइंड और अनप्लान्ड क्वेश्चन के। मतलब कि सेमी स्ट्रक्चर जो है वो इसका स्ट्रक्चर का और अनस्ट्रक्चर का कम्बिनेशन होता है। स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया प्री डिफाइंड होगा और अनप्लान्ड क्वेश्चन ये अनस्ट्रक्चर में आते हैं, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये कम्बिनेशन है, इसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज। अनस्ट्रक्चर और ओपन इंटरव्यू में जो है अनप्लान्ड क्वेश्चन होते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यू होते हैं अनप्लान्ड क्वेश्चन। तो ये क्वालिटेटिव डाटा जो है वो प्रोड्यूसिंग करते हैं। ये बेसिक है, इसमें टाइप्स आ सकती हैं इंटरव्यू की और एमसीक्यूज भी आ सकती हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, एनालाइज करना और गैदरिंग करना इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से, वो डॉक्यूमेंट एनालाइज होता है। बाकी इसमें से ये कुछ नहीं करना। अब लेक्चर नंबर 5 है contextual technique. Technique in this category are observation, ethnography and protocol analysis। जो ऊपर हमने टेक्निक पढ़ी है उसमें contextual था दूसरा, तो उसमें ये तीनों हमने बात की थी। अब सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन वो होता है कि ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को। ऑब्जर्व मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व करते हो, आइडिया होता है आपको वो किस तरह का बंदा है, तो ये होता है ऑब्जर्व। आप इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन के ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुकी हैं, पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं, ये मुझे भी आए थे पेपर में।
इसमें से कोई से 3 कर लेने हैं। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, all the requirements can be checked in just a single session, multiple sessions may be required, user can behave indifferently while they are interrupted for asking question in observation. In passive observation, it is difficult for analysts to make out why some decisions are made. ये disadvantages important है। अगला है ethnography, study to understand relationship between actor and workplace। आप स्टडी करते हो रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टर्स और वर्क प्लेस के दरमियान, उसको कहते हैं एथनोग्राफी। कोलैबोरेटिव ग्रुप टेक्निक, कोलैबोरेटिव का मतलब है ग्रुप, टीम जो बनती है। जैसे इन्वॉल्व इसमें टीम और ग्रुप होते हैं स्टेक होल्डर के, जो अप्लाई देयर इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज ऑन अ पार्टिकल इशू, एग्री अपॉन सेट ऑफ डिसीजन। ये ग्रुप होती है, टीम होती है जो अप्लाई करती है एक्सपर्टाइज ऑन इशू, एक पार्टिकल इशू पर, जो एग्री होते हैं सेट ऑफ डिसीजंस पर। अब कोलैबोरेटिव ग्रुप टेक्निक में अगला है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें होता है। अब जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये पास पेपर में बहुत बार आ चुका है। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली कोलैबोरेटिव वर्कशॉप होता है दैट लास्ट फॉर 4 to 5 days होता है, whose outcome is a proper set of user requirement, जो उसकी आउटकम है ना वो प्रॉपर सेट होता है यूजर रिक्वायरमेंट का। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी उसमें आता है कोलैबोरेटिव में। इट इज़ एन इनफॉर्मल डिस्कशन वेयर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होता है जिसमें इनफॉर्मल डिस्कशन हो, जिसमें आप फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ दें, मतलब आपको फॉर्मल होकर नहीं एक्सप्रेशन देने, फ्री होकर, इनफॉर्मल। इसके डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, ये पास पेपर में आ चुके हैं ये वाले, इसमें से आपने कोई से 3 कर लेने, इंपॉर्टेंट है ये। It is not suitable to resolve major issue. If not organized properly, can be time consuming. Quantity of ideas does not always equal their quality. ये advantages 3 कर लें। अब अगला है group work. In this technique, stakeholders are invited to attend a meeting to elicit requirement for project. इस टेक्निक में जो है ना स्टेक होल्डर इन्वाइट करते हैं जो मीटिंग अटेंड करें टू इलिसिट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट इलिसिट करें प्रोजेक्ट्स के लिए। ये होता है ग्रुप वर्क, जहाँ पे वो इनवाइट करते हैं एक ग्रुप को, स्टेक होल्डर को। अब आगे है कोग्निटिव टेक्निक, इसमें लैडरिंग आता है। इट इज़ एन इंटरव्यू टेक्निक टू इलिसिट स्टेक होल्डर गोल्स, वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट, जो हैं वो लैडरिंग कहलाते हैं। कार्ड sorting, it is a knowledge elicitation technique in which stakeholders are asked to sort card according to domain entity name using index card or some sort of package। ये एक नॉलेज होती है इलिस्ट्रेशन टेक्निक की। इसमें जो है ना स्टेक होल्डर वो पूछते हैं कार्ड सॉर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू डोमेन एंटिटी नेम, जो यूज़ करते हैं वो इंडेक्स कार्ड और सम सॉर्ट ऑफ पैकेजेस हैं। अच्छा, ये जितने भी हम कर रहे हैं ना, कार्ड सॉर्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लैडरिंग, ये सारे वो हैं जो हमने टेक्निक अभी पढ़ी है। जो 4 हमने टेक्निक की है ना इलिस्ट्रेशन टेक्निक की, उसी में से ये है। उनको आप पढ़ लेंगे ना, फिर ये आगे से करेंगे आप डेफिनेशन। अब है लेक्चर नंबर 6। अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आप मेरा काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। आगे है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अ मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, लाइक अ मॉडल कार, एयरप्लेन। जो मॉडल है ना वो रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, जैसे मॉडल कार होगी, एयरप्लेन हो गया। मोस्ट मॉडल हैव बोथ डायग्राम एंड टेक्सचुअल कंपोनेंट, जो ज़्यादातर मॉडल्स है ना उसमें डायग्राम्स भी होती हैं और टेक्सचुअल भी कंपोनेंट होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं मॉडलिंग के बेनिफिट क्या हैं। तो ये बेनिफिट हैं 3। पहला है विजुअलाइजेशन, मतलब कि आप देखते हो, विजुअलाइजेशन का मतलब है जो डिज़ाइन किया होता है ना उसको आप देखते हो, ये बेनिफिट है। कम्युनिकेट विद कस्टमर, आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हो। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ कम्प्लेक्सिटी की रिडक्शन हो जाती है। ये 3 बेनिफिट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन
में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या होता है? रिक्वायरमेंट मॉडल इज अ सेट ऑफ दीज डायग्राम्स ईच ऑफ विच फोकस ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द यूजर नीड। रिक्वायरमेंट मॉडल वो होता है कि जिसमें डायग्राम्स का सेट होता है और ईच ऑफ विच फोकस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ यूजर नीड। जो यूजर को चाहिए होती है ना, उसके उस पर वो फोकस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो है मॉडल बनाते हैं। अब रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 मॉडल होते हैं डायग्राम। पहला है यूज केस, एक्टिविटी, सीक्वेंस, फिनाइट स्टेट। वो पूछ सकते हैं, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है कि डायग्राम मॉडल जो है कौन कौन से उनके नाम लिखें, तो आपने ये नाम लिखने हैं। और वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपको नाम दिए होंगे, आपने उसको डिस्क्राइब करना होगा, या वो आपको डिस्क्राइब करके दिया होगा और आपसे पूछा होगा ये कौन सा मॉडल है, तो आपने ये करना है। टेबल इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया ना, ये सारा इम्पोर्टेंट है। यूज केस डायग्राम। अब हम इसमें सबसे पहले हम सिर्फ इसमें जो है ना वो यूज केस डायग्राम पढ़ेंगे, और यही इम्पोर्टेंट है, यही सिलेबस में। तो यूज केस डायग्राम वो होता है, अ यूज केस इज अ लिस्ट ऑफ एक्शन और टास्क। जो यूज केस है ना वो लिस्ट होती है एक्शन और टास्क की। मतलब कि हु यूज द सिस्टम, जो सिस्टम को यूज कर रहा है और जो वो उसके साथ क्या कर रहा है, वो है यूज केस डायग्राम। सॉरी, यूज केस है वो। अब यूज केस जो है, फिर मैं बता रही हूँ यूज केस क्या होता है। यूज केस वो होता है जो डिस्क्राइब करे व्हाट टास्क द सिस्टम परफॉर्म। जो सिस्टम है वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा, वो है यूज केस। वो यूज द सिस्टम, जो सिस्टम कौन यूज करेगा, वो ये है कस्टमर हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। और विच यूजर इंटरेक्ट विद विच यूज केस, जो ये यूजर है और जो ये यूज केस है, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं एसोसिएशन। ये कंपोनेंट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इनके कंपोनेंट है ना वो 3 है। ये कंपोनेंट इसके 3 है, एक है यूज केस, एक एक्टर है और एक एसोसिएशन है। जो ऊपर हमने ये पढ़ा ना, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। यूज केस अभी मैंने यूज केस आपको बताया कि जो डिस्क्राइब करता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। और एक्टर मैंने भी बताया जो यूज कर रहा होगा। और एसोसिएशन अभी बताया जो इंटरेक्ट करता है यूज केस को और यूजर को इकट्ठा इंटरेक्ट करे, तो वो है एसोसिएशन। अब पढ़ते हैं सब यूज केस क्या है। सबसेट ऑफ ओवरऑल सिस्टम फंक्शनैलिटी। सबसेट होता है सिस्टम फंक्शनैलिटी का। एक्टर वो होता है जो जिसको नीड होती है इंटरेक्ट करने की सिस्टम के साथ। और एसोसिएशन वो होता है जिस एक्टर और यूज केस जो ये दोनों हैं जो इंटरेक्ट करें। जैसे कि ये देखो, जैसे ये एक्टर है और ये यूज केस है, और ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं इस लाइन से, तो ये एसोसिएशन है। ये लाइन एसोसिएशन है, ये ओवल शेप जो है ये यूज केस है, और ये एसोसिएट वो है एक्टर। ये एक्टर है, ये एसोसिएशन है, और ये यूज केस है। यहाँ से बताती हूँ, ये यूज केस है, ये एक्टर है, और ये जो लाइनें इंटरेक्ट कर रही हैं ये है एसोसिएशन। ये दोबारा डायग्राम दे रहे हैं, ये भी डायग्राम है। अब है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है। रीयूज इन यूज केस क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक एक्सटेंड होता है और एक होता है इंक्लूड। एक्सटेंड वो होते हैं जो रिलेशनशिप होता है, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, जहाँ पर एक्सटेंडिंग यूज केस कंटिन्यू किया जाए बिहेवियर ऑफ अ बेस यूज केस का, वो है एक्सटेंड। और इंक्लूड वो होता है जिसमें रिलेशनशिप जो है वो डिनोटिंग करे इंक्लूजन ऑफ द बिहेवियर डिस्क्राइब एन अदर यूज केस। जो दूसरा यूज केस है ना वो डिस्क्राइब करे इंक्लूजन ऑफ द बिहेवियर, वो है इंक्लूड। ये मुझे एमसीक्यूज भी आया था, ये डेफिनेशन दी हुई थी, पूछा था ये इंक्लूड है एक्सटेंड है, तो मैं इंक्लूड लगाना था इसका। यहाँ पर ये मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो
अगला भी किसी सब्जेक्ट का आपको बनवाना होगा तो उस सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर अगला मैं उस पर बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।